दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका सिंपल एजुकेशन में। मैं हूं राजेंद्र कुमार। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 7 के पाठ्य पुस्तक हमारे अतीत के दूसरे अध्याय नए राजा और उनके राज्य के बारे में। और इस संबंध में दोस्तों यह दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो में हम देख चुके हैं कि नए राजा का अर्थ क्या था और हिरण्यगर्भ किस तरह से नए राजाओं के लिए एक महत्वपूर्ण साधन था सत्यत्व प्राप्त करने के लिए। आज की इस दूसरी वीडियो में हम उससे आगे की कहानी जानेंगे। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं कि यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी वीडियोस आपको सबसे पहले मिलती रहें। साथ ही दोस्तों, आपसे ये अनुरोध है कि आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें ताकि आप इस वीडियो के कंटेंट को अच्छी तरह समझ सकें। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त जाया करते हम लोग शुरू करते हैं आपका अध्ययन नए राजा और उनके राज्यों के बारे में। दोस्तों, अगला जो बिंदु है उसका नाम है राज्यों में प्रशासन। यदि इन नए राज्यों का राजाओं के अधीन प्रशासन किस प्रकार से चलाया जाता था, इस बात का अध्ययन करेंगे हम यहाँ इस बिंदु में। दोस्तों, 7वीं 8वीं शताब्दी के अंतर्गत जो नवीन राजा अस्तित्व में आए उनकी खासियत ये थी कि वे अक्सर बड़ी बड़ी उपाधियां धारण करते थे, जैसे महाराजाधिराज यानी राजाओं का राजा और त्रिभुवन चक्रवर्ती 3 भवनों का स्वामी। ये बड़ी बड़ी उपाधियां दिखाती हैं कि ये नए राजा काफी ताकतवर थे और साथ ही निरंकुश शासक थे, परंतु प्रशासन चलाने के मामले में इन्होंने अक्सर अपने राज्य के अंतर्गत अपने अधीनस्थ सामंतों से, ब्राह्मणों से और व्यापारियों से सहयोग प्राप्त किया। उनके साथ अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे और उनके साथ मिलकर ये अपने नए राज्यों के प्रशासन को चलाते थे और यह उनके नए राज्यों को वैधता भी प्रदान करता था, अर्थात उनके शासन सही है, उचित है, इस बात को सही ठहराता था उनके द्वारा सत्ता को बांटकर शासन चलाने का यह तरीका। दोस्तों, क्योंकि राजा महलों में रहते थे और युद्ध लड़ने के लिए उनको अक्सर बड़ी सेना की आवश्यकता होती थी, इन सारे कार्यों को करने के लिए उन्हें संसाधनों की जरूरत होती थी, पैसों की जरूरत होती थी और इसके लिए वे अपने राज्य में रहने वाले तमाम तरह के लोगों से कर इकट्ठा करते थे। इस कर को कभी कभी लगान भी कहा जाता था क्योंकि यह अनाज के रूप में वसूल किया जाता था। कर दोस्तों सिर्फ किसानों से ही वसूल नहीं किया जाता था, बल्कि कर व्यापारियों से, कारीगरों से और शिल्पकारों से भी वसूल किया जाता था। किसानों से जो कर वसूल किया जाता था उसे अक्सर अनाज के रूप में वसूल किया जाता था, जबकि कारीगरों, व्यापारियों और शिल्पकारों से जो लगान वसूल किया जाता था, कर इकट्ठा किया जाता था, वो नकद या वस्तु के रूप में प्राप्त किया जाता था। और साथ ही यह जानना भी महत्वपूर्ण है दोस्तों कि कई बार यह जो कर था लोग स्वेच्छा से देते थे, जबकि कई बार इस कर को प्राप्त करने के लिए हिंसा का प्रयोग किया जाता था, बल का प्रयोग किया जाता था। इस तरीके के करों को बलात्कार कहा जाता था, जिनको प्राप्त करने के लिए अक्सर ताकत का प्रयोग किया जाता था। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे के बिंदुओं को। इसके बाद जो बिंदु है दोस्तों वह है 400 कर। दक्षिण भारत में तमिलनाडु में जो तमिलनाडु नाम की जो जगह है वहां चोल वंश के शासकों ने शासन किया था। चोल वंश के शासकों के जो अभिलेख हमें प्राप्त होते हैं उनमें हमें करीब 400 प्रकार के करों का वर्णन मिलता है। हर छोटी छोटी बात के लिए चोल शासन के अंतर्गत कर वसूल किया जाता था। चोल वंश के शासक कई बार अपने अधीन रहने वाली प्रजा से जबरन श्रम प्राप्त करते थे, कर प्राप्त करते थे, जिसको वेटी कहा जाता था। वेटी का मतलब ये था कि ये हिंसा के बल पर, ताकत के बल पर प्राप्त किया जाता था और इसके बदले में कोई पारिश्रमिक या मजदूरी व्यक्ति को नहीं दी जाती थी और व्यक्ति इसके लिए मना भी नहीं कर सकता था क्योंकि यह एक तरह से राजा का हुक्म होता था। इसके अतिरिक्त यदि कोई व्यक्ति तमिलनाडु में अपने घर की छत बनाता था, घास फूस की छत बनाता था, तो इसके लिए भी उसको कर देना पड़ता था। खजूर के और ताड़ के ऊंचे वृक्षों पर चढ़ने के लिए यदि सीढ़ी का प्रयोग किया जाता था तो उस सीढ़ी का इस्तेमाल करने के लिए भी कर देना पड़ता था। दोस्तों, हम अच्छी तरह जानते हैं कि हिंदू पितृवंशीय परंपरा के अंतर्गत पिता द्वारा प्राप्त कमाया हुआ जो धन होता है वो उसके बच्चों को मिलता है, लेकिन तमिलनाडु में चोल शासन के अंतर्गत पिता द्वारा जो उत्तराधिकार में हमें संपत्ति मिलती थी उसको भी प्राप्त करने के लिए, उसका अधिकार प्राप्त करने के लिए भी कर लिया जाता था।
दोस्तों एक अतिरिक्त बात जिसका मैं यहाँ वर्णन करना चाहूंगा वह न्याय चक्र से संबंधित है। न्याय चक्र के बारे में हम आगे के अध्यायों में पढ़ेंगे, लेकिन क्योंकि यहाँ पर कर के बारे में जिक्र हो रहा है इसीलिए मैं थोड़ा सा उसके ऊपर रोशनी डालना चाहता हूँ। न्याय चक्र के सिद्धांत के अंतर्गत यह माना जाता था कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है और उसका यह कार्य है कि वह लोगों के जान की, माल की, फसल की रक्षा करता है। इसके बदले में उसको जो पारिश्रमिक अदा मिलना होना चाहिए। किसानों के सामने यह विचारधारा आती है कि राजा को इस काम के बदले में उसकी मजदूरी, लगान प्राप्त प्रदान किया जाना चाहिए, क्योंकि यदि राजा नहीं होगा तो चोर, लुटेरे जैसे असामाजिक तत्व उनको परेशान करेंगे। इस प्रकार राजा और किसान के बीच यह चक्र कर के रूप में, सुरक्षा के रूप में चलता रहता है। इसी प्रक्रिया को न्याय चक्र कहा जाता है और इसी के कारण राजा शासन करते हैं और किसान राजाओं को उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सुरक्षा के बदले में कर अदा करते हैं। दोस्तों इसके बारे में हम आगे के अध्यायों में विस्तार से अध्ययन करेंगे। यहाँ अभी मैंने इसका थोड़ा सा जिक्र किया है। लोगों द्वारा राजा को जो कर प्रदान किए जाते थे, लगान प्रदान किए जाते थे, उसके कारण राजा के संसाधनों में वृद्धि हुआ करती थी और इस संसाधनों का इस्तेमाल राजा अलग अलग कार्यों के लिए करते थे। जैसे मंदिर और दुर्गों का निर्माण करने के लिए इन संसाधनों का इस्तेमाल किया जाता था। कई बार युद्ध में और अधिक धन प्राप्त करने के लिए, युद्ध लड़ने के लिए भी इन संसाधनों का, इस धन का इस्तेमाल किया जाता था। अब एक महत्वपूर्ण सवाल यह आता है कि आखिर इन करों का, लगान का इकट्ठा करने का तरीका क्या था। दोस्तों किसानों से, कारीगरों से, व्यापारियों से इस राजस्व को, कर को इकट्ठा करने की जिम्मेदारी अक्सर प्रभावशाली परिवारों को सौंपी जाती थी। जिन परिवारों का समाज में कुछ रुतबा होता था, हैसियत होती थी, अक्सर ऐसे परिवारों को यह जिम्मेदारी सौंपी जाती थी कि वे लोगों से कर इकट्ठा करके राजा को प्रदान करेंगे। और आमतौर पर ये जो कर इकट्ठा करने की जिम्मेदारी है ये वंशानुगत होती थी। मतलब एक बार यदि यह प्राप्त कर ली जाए तो पिता से उसके पुत्र को और उससे उसके पुत्र को प्राप्त होती रहती थी। इन जिम्मेदारियों को बदला नहीं जाता था। एक बार जिस परिवार को यह जिम्मेदारी सौंप दी गई कि वे लोगों से कर इकट्ठा करके राजा को प्रदान करेंगे तो यह उसी परिवार के पास पीढ़ियों तक रहती थी। इसी तरह की व्यवस्था हमें सेना में भी दिखाई देती है कि एक बार सेना में जिन सैनिकों को भर्ती कर लिया जाता था उनके बच्चों को सेना में भर्ती किया जाता था। इस व्यवस्था में कभी कोई तब्दीली नहीं की जाती थी। लेकिन दोस्तों ये भी जानना महत्वपूर्ण है कि वंशानुगत आधार पर ये जो पद प्रदान किए जाते थे ये अक्सर उन लोगों को दिए जाते थे जो राजा के नजदीकी लोग होते थे। आम लोगों को ये पद नहीं दिए जाते थे। राजा के परिवार के लोगों को, राजा के दरबारियों को ही अक्सर ये जिम्मेदारियां सौंपी जाती थी, जो अक्सर परंपरा के रूप में स्थापित हो जाती थी। चलिए दोस्तों थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला बिंदु। अगला जो बिंदु जो है वह है प्रशस्तियां और भूमि अनुदान। दोस्तों प्रशस्ति का अर्थ होता है प्रशंसा करना। अक्सर ये जो नए राजा होते थे इनके अधीन ब्राह्मण विद्वान कार्यरत होते थे और उन्हीं को संरक्षण देने के कारण इन राजाओं के शासन को वैध माना जाता था। अक्सर ये ब्राह्मण विद्वान अपने आश्रयदाता राजाओं के सम्मान में प्रशंसा पत्र लिखा करते थे और इन प्रशंसा पत्रों को ही प्रशस्तियां कहा जाता था। और क्योंकि ये राजा की प्रशंसा में लिखी जाती थी इसीलिए अक्सर इनमें राजाओं की वीरता को, उनके गुणों को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता था। इसका मतलब यह है सीधा सा कि ये जो प्रशस्तियां लिखी जाती थी ये राजा को खुश करने के लिए लिखी जाती थी और यदि राजा खुश हो जाता था तो ऐसे ब्राह्मणों को बड़े बड़े इनाम दिए जाते थे। कई बार इन ब्राह्मणों को राजाओं के द्वारा बड़े बड़े भूमि के टुकड़े दान में दिए जाते थे, जिनको भूमि अनुदान कहा जाता था। दोस्तों दो प्रशस्तियों का यहाँ वर्णन है। पहला समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति है। ये हरिशेन ने लिखी थी समुद्रगुप्त के बारे में। उसने लिखा था कि समुद्रगुप्त का शरीर युद्ध में घायल हुए निशानों से और भी अधिक सुंदर दिखाई देता है। इसका मतलब यह है कि हम जानते हैं कि जब किसी इंसान का शरीर घायल हो जाता है तो वो अभद्र दिखाई देने लगता है, लेकिन हरिशेन समुद्रगुप्त के बारे में बताता है कि युद्ध में तीरों के, बर्छों के घायल निशानों से समुद्रगुप्त का शरीर और अधिक सुंदर दिखता है। मतलब इसमें राजा की वीरता को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। इसी प्रकार नागभट्ट ने, ग्वालियर के शासक थे नागभट्ट, उनके बारे में प्रशस्ति लिखी गई है। नागभट्ट के बारे में लिखा गया है कि वे जब राजकुमार थे, राजा नहीं बने थे, तभी उन्होंने बहुत सारे इलाकों को जीत लिया था।
तो प्रशस्तियों की रचना करने की जो जिम्मेदारी होती थी वो अक्सर ब्राह्मण विद्वानों की होती थी। और एक बार जब वो अपनी प्रशंसाओं से राजा को खुश कर देते थे तो अक्सर उन्हें बड़े बड़े भूमि अनुदान दिए जाते थे। इन भूमि अनुदानों को अक्सर ताड़पत्रों पर या ताम्रपत्रों पर लिख दिया जाता था और ये ताम्रपत्र उन लोगों के सुपुर्द कर दिए जाते थे, उनको दे दिए जाते थे जिन्हें यह भूमि अनुदान प्रदान किया जाता था। इस ताम्रपत्र में अक्सर उन सारे अधिकारों का वर्णन कर दिया जाता था जो भूमि अनुदान के साथ साथ उस व्यक्ति को दे दिए जाते थे जिनको यह भूमि अनुदान दिया जाता था। आमतौर पर यह होता था कि उस भूमि से संबंधित सभी प्रकार के अधिकार, यहाँ तक कि न्याय करने का अधिकार भी उस व्यक्ति को सौंप दिया जाता था जिसको वह भूमि अनुदान दिया जाता था। दोस्तों, जिस समय उत्तर और दक्षिण भारत में राजाओं के अधीन ब्राह्मण उनकी प्रशंसा करके प्रशस्तियों की रचना कर रहे थे, ठीक उसी समय लगभग 12वीं शताब्दी में कश्मीर में इतिहास लेखन का एक नया उदाहरण देखने को मिलता है। कश्मीर में कल्हड़ नाम के दरबारी ने राजतरंगिणी नामक पुस्तक की रचना की संस्कृत भाषा में। संस्कृत भाषा में किसी शासन के का वर्णन करने का यह पहला प्रमाण हमें मिलता है। प्रशस्तियों में क्योंकि आमतौर पर राजा की प्रशंसा की जाती थी, लेकिन कल्हड़ ने अपनी राजतरंगिणी में एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण को अपनाया है। उसने खुलकर राजाओं की नीतियों की प्रशंसा भी की है और जहां कहीं कमियां हैं वहां उनकी उसने आलोचना भी की है। और इसके लिए उसने अलग अलग तरह के दस्तावेजों का इस्तेमाल किया था। इसके लिए उसने जो प्रत्यक्ष उसने खुद देखा था उसका इस्तेमाल किया, शिलालेखों का इस्तेमाल किया और प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णन, यानी कि जिन लोगों ने इसके बारे में देखा था, लिखा था, उनके वर्णन को भी इसने इस्तेमाल किया। यह उदाहरण दिखाता है कि राजा के अधीन रहते हुए भी हम आलोचनात्मक दृष्टिकोण को अपनाते हुए रचनाएं कर सकते थे। इसीलिए दोस्तों आपको याद रखना है कि ऐसा एक उदाहरण कल्हड़ की राजतरंगिणी है जो कश्मीर के इतिहास से संबंधित है और यह पुस्तक इतनी महत्वपूर्ण मानी जाती है कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए इतिहासकारों के द्वारा यह एक महत्वपूर्ण ग्रंथ के रूप में इस्तेमाल की जाती है आज भी। अभी दोस्तों हमने देखा था कि अपने संसाधनों को बढ़ाने के लिए अक्सर राजा युद्धों का भी सहारा लेते थे और कई बार जब युद्ध में उनको जीत प्राप्त होती थी तो राजा के संसाधनों के ऊपर, हारने वाले राजा के संसाधनों के ऊपर, उसकी सेना के ऊपर और उसके महल के ऊपर उस राजा का अधिकार हो जाता था जो उस राजा को पराजित कर देता था। तो ऐसे ही युद्धों का प्रमाण हमें इतिहास में मिलता है। कन्नौज में त्रिपक्षीय संघर्ष का हमें उदाहरण मिलता है। दोस्तों 9वीं 10वीं शताब्दी में 3 शक्तियों ने, गुज्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश के शासकों ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। इसका जो कारण था वह यह था कि इस संघर्ष के द्वारा वे कन्नौज के ऊपर अधिकार करना चाहते थे। कन्नौज का राजनीतिक महत्व इतना बढ़ गया था कि ये तीनों ही ताकतें आपस में 2-2 हाथ करके कन्नौज के ऊपर अधिकार करना चाहती थी। कन्नौज की खासियत यह थी कि यह भारत के लगभग मध्य भारत भाग में स्थित था और इसके द्वारा पूरे भारत के ऊपर आसानी से नियंत्रण स्थापित करके शासन चलाया जा सकता था। तो इस संघर्ष की शुरुआत हुई इन 3 शक्तियों के बीच युद्धों में और 9वीं शताब्दी में यह शुरू हुआ था। रुक रुक कर इसमें अनेक लड़ाइयां लड़ी गई जिसका अध्ययन हम बाद के अध्यायों में करेंगे। अभी यहाँ पर सिर्फ यह जान लेना युक्ति संगत है कि त्रिपक्षीय संघर्ष एक ऐसा संघर्ष था जिसमें भारत की 3 बड़ी शक्तियों ने, गुज्जर प्रतिहारों ने, राष्ट्रकूटों ने और पाल वंश के शासकों ने कन्नौज के ऊपर सत्ता स्थापित करने के उद्देश्य से युद्ध में भाग लिया। और क्योंकि इसमें 3 पक्ष शामिल थे इसीलिए इसको त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता था। दोस्तों 7वीं 8वीं शताब्दी में जो नए राजा उभर कर सामने आए थे वे अक्सर मंदिरों को बड़े बड़े अनुदान दिया करते थे। मंदिरों को बड़े बड़े अनुदान देने का कम से कम 2 कारण उनके सामने थे। पहला तो ये था कि इसके माध्यम से वे अपने प्रभाव को स्थापित करना चाहते थे कि वे मंदिरों को बड़े बड़े अनुदान देते हैं और दूसरे अक्सर इन मंदिरों में मंदिरों के द्वारा वे अपने आप को देवता के रूप में प्रस्तुत करना चाहते थे, क्योंकि जिन बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण इनके द्वारा प्रदान किए जाने वाले संसाधनों के द्वारा होता था उन मंदिरों में इनकी बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाकर, बड़ी बड़ी तस्वीरें लगाकर देवताओं की तरह इनकी पूजा की जाती थी। तो इससे ये संकल्पना स्थापित हो जाती थी कि राजा धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि है, इसीलिए उसका शासन वैध है।
उसके सभी आदेशों का व्यक्ति को पालन करना चाहिए और उसके खिलाफ विद्रोह करने के बारे में कभी भी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि राजा के खिलाफ किया गया विद्रोह दरअसल उस ईश्वर के खिलाफ विद्रोह है जिसने इस पूरी सृष्टि का निर्माण किया है। दोस्तों, ये जो मंदिर होते थे, खासतौर के दक्षिण भारत के जो मंदिर होते थे, अक्सर बड़ी बड़ी धन संपत्ति अपने आप में समेटे होते थे, क्योंकि राजाओं के द्वारा इन मंदिरों को बड़ी मात्रा में दान दिया जाता था। कहा जाता है कि बड़ी मात्रा में सोना चांदी भी राजाओं के द्वारा इन मंदिरों को दिया जाता था, इसीलिए इन मंदिरों में बड़ी मात्रा में धन दौलत छिपी हुई होती थी और अक्सर इन मंदिरों को लूटने के लिए, इनमें धन दौलत लूटने के लिए, इनमें छुपी हुई धन दौलत को लूटने के लिए इन मंदिरों के ऊपर आक्रमण किए जाते थे। ऐसा एक सबसे महत्वपूर्ण आक्रमणकारी महमूद गजनवी था। दोस्तों, महमूद गजनवी अफगानिस्तान का शासक था और 1025 में उसने हिंदुस्तान के गुजरात में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। उसका यह आक्रमण इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है कि इससे वो इतनी धन दौलत लूट कर ले गया था कि कहा जाता है कि वापस लौटकर उसने अपने राज्य में 3 सालों तक सभी प्रकार के कर माफ कर दिए थे। 3 सालों के लिए उसने अपने राज्य में सभी कर समाप्त कर दिए थे, क्योंकि उसने कहा था कि वह हिंदुस्तान से इतनी धन दौलत लूट कर लाया है कि उसे अब किसी प्रकार का कर लगाने की जरूरत ही नहीं है। और यह भी कहा जाता है कि अपने साथ जिन सैनिकों को लेकर वह आया था उसके उनमें से कुछ सैनिकों को उसने खुद मार दिया था, क्योंकि धन दौलत ले जाने के लिए, घोड़ों पर बैठाने के लिए उन सैनिकों को जगह नहीं बची थी, तो इसीलिए उसने उन सैनिकों को खुद मार दिया था। और भारत से जो धन दौलत लूटकर वह ले गया, वहां जाकर उसने गजनी में एक नई राजधानी बनाई, नए महल बनाए, सिर्फ इसलिए क्योंकि भारत के जो मंदिर थे वो बड़ी धन संपत्ति, धन दौलत का आधार थे। राजाओं के द्वारा जो बड़े बड़े धन और दान इन मंदिरों को दिए जाते थे, उसके कारण इन मंदिरों में अकूट धन संपदा इकट्ठी हो गई थी। एक बात और आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, महमूद गजनवी के आक्रमण के बारे में, कि जब महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर को लूट लिया था तो वहां पर एक ऐसी मूर्ति थी जो चुंबकीय बल के कारण हवा में रहती थी। जब उसने धन दौलत को लूट लिया तो मंदिर में स्थापित इस मूर्ति को तोड़ने की बात आई, तो उस पुजारी ने आकर, जो सोमनाथ मंदिर का पुजारी था, उसने आकर महमूद गजनवी को कहा कि आपने धन दौलत तो लूट ली है, अब आप इस मूर्ति को छोड़ दीजिए। महमूद गजनवी ने यह जवाब दिया था कि मैं चाहता हूं कि दुनिया मुझे, इतिहास मुझे मूर्तियों को तोड़ने वाले के रूप में याद करे, मूर्तियों को छोड़ने वाले के रूप में नहीं। तो दोस्तों, यह आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी है कि यह कथन किसका है कि मुझे दुनिया मूर्तियों को तोड़ने वाले के रूप में याद रखे, मूर्तियों को छोड़ने वाले के रूप में नहीं। तो यह कथन महमूद गजनवी का है और उसने गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण के संबंध में यह बात कही थी। दोस्तों, महमूद गजनवी के साथ एक भारत में एक बड़ा विद्वान उसके साथ आया था जिसका नाम था अल बैरूनी। अल बैरूनी एक बड़ा विद्वान था और दुनिया के बारे में अलग अलग तरह की जानकारियां प्राप्त करना उसको बड़ा अच्छा लगता था। हिंदुस्तान के बारे में भी जब वो आया था महमूद गजनवी के साथ, तो उसने अनेक जानकारियां इकट्ठी की और अपनी जानकारियों के आधार पर उसने हिंदुस्तान के बारे में एक किताब लिखी जिसको किताब अल हिंद या तहकीक ए हिंद कहा जाता है। ये एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जिससे हमें हिंदुस्तान के बारे में बहुत सारी जानकारियां प्राप्त होती हैं। कहा जाता है कि मध्यकालीन भारत का अध्ययन करने के लिए, मध्यकालीन भारत को जानने के लिए इतिहासकारों के बीच आज भी यह एक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। दोस्तों, युद्ध करने वाले शासकों में केवल विदेशी शासक ही नहीं थे, बल्कि भारत के शासक भी अपने आप में ऐसी ताकत समेटे हुए थे जो युद्धों में भाग लेते थे। ऐसे ही भारत में के शासक चाहमान थे जिनको बाद में चौहान कहा गया। कहा जाता है कि इनका अजमेर और दिल्ली के ऊपर शासन था 12वीं और 13वीं शताब्दी में। इसमें पृथ्वीराज तृतीय नाम का एक ताकतवर शासक हुआ जिसने मोहम्मद गौरी के साथ 2 युद्ध लड़े। 1191 में तराइन का पहला युद्ध हुआ जो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच हुआ। इसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को बुरी तरह पराजित किया और उसके बाद 1192 ईस्वी में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ जिसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज तृतीय को पराजित कर दिया। इसी युद्ध के बाद दोस्तों भारत में मुस्लिम सल्तनत की स्थापना हुई थी। कैसे ये सल्तनत की स्थापना हुई, इसका अध्ययन हम अध्याय 3 में करेंगे। फिलहाल यह थी नए राजा और उनके राज्य के बारे में दूसरी वीडियो।
दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही अपने दोस्तों तक और रिश्तेदारों तक इस वीडियो को पहुंचाने के लिए उनके साथ मेरे चैनल को और इस वीडियो को शेयर करें। और ऐसी ही वीडियोस के लिए मेरे साथ बने रहें मेरे यूट्यूब चैनल सिंपल एजुकेशन पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।